हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मृदा प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। देखिए, अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के दुष्प्रभाव क्या है? तो देखिए, खाद या उर्वरक जो होते हैं, ये किसी तरह अगर जल में पहुंच जाते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाता है, तो समुद्री प्रवाह में ये विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। और मतलब कि इनमें क्या होता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा में इन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि हो जाता है, जिससे शैवाल में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, तीव्र रूप से वृद्धि होने लगता है। और शैवाल के तीव्र वृद्धि होने का जो दुष्प्रभाव है, मछली और समुद्री जीवों के लिए ये विष की तरह कार्य करेगा और इस तरह से ये फैल जाएंगे पूरे सतह पे। पूरे जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, शैवाल इस तरह से फैल जाएंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है सतह से नीचे नहीं पहुंच पाता है, जिससे उपयोगी समुद्री घास नष्ट हो जाएंगे और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। उर्वरक अनुवर्तता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं, जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है, जिसे देखते हुए गत वर्ष अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2018 को, इस समिति का नाम याद रखिएगा, अनुपम वर्मा समिति के सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इन 18 कीटनाशकों में 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से और शेष 6 को 31 दिसंबर 2020 से जो है प्रतिबंधित किया गया है। जो ये 18 कीटनाशी हैं, इसको देख लीजिएगा। पहला है बेनोमाइल, दूसरा है कार्बराइल, तीसरा है डायजिनोन, इसके बाद फेनारिमोल, फेंथियोन, लिनुरोन, मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, 8वां है सोडियम साइनाइड और 9 नंबर है मेथिल पैराथियोन, थियोमेटोन, ट्राइडेमॉर्फ और 12वां है ट्राइफ्लुरेलिन। इसके बाद अल्लाक्लोर, डाइक्लोरवास, फोरेट और 16 नंबर है फॉस्फामिडम, ट्राइएजोफॉस और 18वां है ट्राइक्लोरफॉन। तो नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव है, सूक्ष्म जीवों की, मतलब कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है मृदा में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मृदा अपरदन होता है, बाढ़ और सूखा जिसके मतलब कि कारण है, और मृदा अम्लीकरण भी होता है। मृदा का जो क्षारीयकरण है, ये मृदा प्रदूषण के प्रभाव हैं। पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश और खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीव जंतुओं और मनुष्यों में प्रवेश हो जाता है। देखिए, मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव है, इससे जल भी प्रदूषित होता है,
लेड और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो वनों में मतलब कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव जो है वनों में भी देखा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वनों में कमी हो जाती है, यानी कि जो पेड़ पौधे, जो झाड़ियां हैं, फसल है, प्रदूषण होने के कारण, मृदा में उर्वरकता कम होने के कारण इनकी जो उपज होती है, जो वृद्धि होती है, वो कम हो जाती है, सही नहीं हो पाती है। तो वनों में कमी हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स, खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास होता है, फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जिससे राजस्व की हानि होता है। तो मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव है इसको याद रखिएगा। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, कृषि मृदाओं है, कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक, तो देखिए पादपों में नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है और क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में ये निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, मवेशी अपशिष्ट जो है अमोनिया सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होते हैं और जो कुकुट अपशिष्ट है अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में जो है निर्मुक्त होते हैं और इन सब से जो होता है, इन तीनों से नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। ठीक है, ठीक है, गत वर्ष जारी इंडिया नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामलों में कृषि मृदाओं का योगदान 70% से अधिक रहा था। मवेशियों यानी कैटल के द्वारा 80% अमोनिया का उत्सर्जन किया गया, वहीं कुक्कुट उद्योग के द्वारा 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजन प्रदूषण अब जो है वैश्विक स्तर पर गहन पर्यावरणीय चिंता का विषय बन रहा है। मार्च 2019 में भारत के नेतृत्व में यूएनईए में नाइट्रोजन प्रदूषण पर एक प्रस्ताव भी लाया गया। पहला प्रश्न है, देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, बताइए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। और देखिए, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि में पीड़कनाशी के रूप में, याद रखिएगा ए ऑप्शन। देखिए, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ड्राइएजोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटकनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचयन होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है और इसे देखते हुए गत वर्ष अनेक कीटनाशकों को जो है प्रतिबंधित किया गया था। 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति के सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। इन 18 कीटनाशकों में से 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से और बचे से 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया। ये 18 कीटनाशी कौन है? चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बेनोमाइल है, कार्बराइल है, डायजिनोन, फेनारिमोल, फेंथियोन, लिनुरॉन, मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मेथिल पैराथियोन, थियोमेटोन, ट्राइडेमॉर्फ, ट्राइफ्लुरेलिन, अल्बाक्लोर, डाइक्लोरवास, फोरेट और फास्फामिडोन, ट्राइएजोफॉस और ट्राइक्लोरफॉन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि मृदाएं हैं, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा,
मवेशी पर्यावरण में अमोनिया जो है निर्मुक्त करते हैं। तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो देखिए इसमें जो सही है तीनों सही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन जो उर्वरक है पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है। क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त हो जाता है। मवेशी अपशिष्ट से अमोनिया सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त, और कुक्कुट अपशिष्ट जो है इनसे अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं, और इनसे क्या होता है, नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। देखिए गत वर्ष जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान 70% से अधिकता 70% से अधिक रहा था। कैटल यानी मवेशियों के द्वारा 80% अमोनिया का उत्सर्जन किया गया, और वहीं कुक्कुट उद्योग के द्वारा 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजन प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर गहन पर्यावरणीय चिंता का विषय बन रहा है। 2019 में भारत के नेतृत्व में यूएनईए में नाइट्रोजन प्रदूषण पर एक प्रस्ताव भी लाया गया। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण के अपेक्षा अधिक खतरनाक है। क्या यह सही है? लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण के अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन के श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सही जवाब है दोनों सत्य है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये अनुवर्तता में वृद्धि करते हैं और मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं, और इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्लास्टिक प्रदूषण है, तो छोटा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। यह एथिलीन यानी C2H4 का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियां उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नता और कार्ल जिगलर जर्मनी ये जर्मनी के हैं, इन्होंने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कारण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं। इन्होंने क्या देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कारण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का जो थैला है एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण, ठीक है, एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने में यह कार्य करता है। प्लास्टिक, लोहा, सीसा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं होते। इनकी विघटन की क्रिया जो है कम होती है, अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोवेट्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं और ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी जो है बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इसे सर्वाधिक खतरा समुद्री पारितंत्र को है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 से यूके ने माइक्रोवेट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी है और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो याद रखिएगा,
इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से, सी ऑप्शन। देखिए पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियां उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती? कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? तो आपको मालूम है प्लास्टिक। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, आयरन और लेड यानी सीसा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। इनकी विघटन की क्रिया बहुत धीमा होता है, अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। विकल्प में शेष अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक बार उसको देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे जो है रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबिट्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री पारितंत्र में ये घुल जाते हैं। ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इससे सर्वाधिक जो खतरा है समुद्री पारितंत्र को है। देखिए जनवरी 2018 से यूके ने माइक्रोबिट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी है और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो आपको मालूम है प्लास्टिक का थैला, इसके क्षय होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। धीरे धीरे ये जो है क्षय होता है, कई एक साल लग जाते हैं। तो प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में सर्वाधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। घटना चक्र का पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।